Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with an exam analysis video. Guys, DSSSB Jail Warder 2023-24 के एग्जाम चल रहे हैं आज यानी कि 10th of June 2024 को आपका फर्स्ट एज वेल एज आपका सेकंड शिफ्ट का DSSSB का जेल वार्डर का जो एग्जाम था वो दोनों ही कंडक्ट कराया जा चुका है। गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th of June यानी कि आज के जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह का पेपर का लेवल था, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, वो आज हम इस कंप्लीट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और पेपर का पूरा एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे अलोंग विद जो आंसर्स हैं उनके रिलेटेड फैक्ट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपको आपके आगे आने वाली शिफ्टों में आपके अगर एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछेगा, वी विल कम अप विद अ सोल्यूशन फॉर दैट। और अगर गाइज अगर चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाओ यार, वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे हिट कर दो जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो को लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो गाइज आज आपका DSSSB का जो जेल वार्डर का 2024 का जो एग्जाम था, जो फर्स्ट शिफ्ट का था, वो इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं रहा एज पर स्टूडेंट्स। जो डिफिकल्टी लेवल था वो इतना ज्यादा आप इजी भी नहीं कह सकते, आप डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, वो इजी टू मॉडरेट के लेवल का था। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस की कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आज फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। एंड यस गाइज, एडिशनली मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो भी हो चुका है, जिसका एग्जाम एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पर। सो गाइज बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रही हूँ कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं DSSSB के एग्जाम्स में। तो गाइज आज का जो प्रश्न आपका जो पेपर था वो देखा गया था, उसके बेसिस पर और आपके जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसके बेसिस पर हम आपको बता चुके हैं कि मैथ्स में जो टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं वो है आपका औसत, प्रतिशत प्रश्नावली जरूर से ध्यान में रखना, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है अच्छे से कर लेना क्योंकि ये पूछा जा रहा है, और लाभ और हानि के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बात करें जीके की कि जीके के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, तो गाइज राजनीति, अनुच्छेद, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अमेंडमेंट्स हुए, आर्टिकल्स हुए, उसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की पहली और दूसरी शिफ्ट में। शास्त्रीय नृत्य आप अच्छे से देख लो, लोक नृत्य हुए, राज्यों के त्योहार हुए। गाइज इनसे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो दैट इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, आप जल्दी से जाओ और वो सारे वीडियोस भी देख लेना क्योंकि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज राज्यों के त्योहार हो गए, मुख्यमंत्री, हाँ जी बिल्कुल, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुख्यमंत्री कहाँ का है, किस स्टेट का है, कौन सा राज्यपाल कहाँ का है, किस स्टेट का है, ये भी काफी पूछा गया है। सरकार की योजनाओं की बात करें तो गाइज पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, उसके कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन आज ही पूछा गया था। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जैसे कि जीवन ज्योति योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई, उसके बाद जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई, तो ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में भी पढ़ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज के पेपर में हमें काफी देखने मिले हैं। उसके अलावा गाइज कौन सी नदियां जो है वो है किस नदी की कौन सी सहायक नदी है, पर्वत हो गए, झील हो गई, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा लास्ट एंड यस इंपॉर्टेंट जो है 2023-24 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। और गाइस करंट अफेयर्स में ये मत सोचना कि 2024 के आपके जनवरी फरवरी नहीं, अप्रैल मंथ तक के देखे गए हैं कि अप्रैल मंथ तक का जो करंट अफेयर्स है वो पूछा गया है। तो प्लीज हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आपको मई का करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो प्लीज स्टे अप टू डेट। एंड यस चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चंस। सो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आज के पेपर में, तो ये आपका मैथमेटिक्स के हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन था 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक जो विद्यार्थी था उसके अंक जो हैं वो गलती से 32 के स्थान पर, मतलब जो 32 होना चाहिए 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए गए हैं। तो क्योंकि ये गलती हो गई भाई, 10 नंबर की गलती हो गई है तो सीधी सीधी, तो उसके अंक का जो औसत रहेगा वो सही औसत क्या होना चाहिए। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। आपको तीन चार ऑप्शन दिए गए थे,
जिसमें आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है 130.69। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था वो है 48 माइनस 20 माइनस 8 बाय मतलब बटा भाग 4 इंटू 3 इसका मान क्या होगा? तो गाइज ऑप्शन में आपको दिए गए थे 2, मतलब ऑप्शन ए था 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन डी 4। तो गाइज इसको आपको कुछ नहीं करना, एक बहुत सिंपल सा मैं रूल बता देती हूँ जो कि है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बी मतलब ब्रैकेट, ओ एज इन ऑफ का मतलब का, डी इज डिवाइड, एम इज मल्टीप्लाई, ए इज एडिशन और एस इज सब्ट्रैक्शन। आपको बोर्ड मास रूल के तहत आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एज पर बोर्ड मास रूल आपको बी यानी कि ब्रैकेट से सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, और जब आप वो कर लोगे देन यू विल गेट दैट 3 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये बोर्ड मास रूल हमेशा याद रखना, काफी हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि रुपए 20 की छूट के बाद जो कुर्सी है वो 220 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो ऑप्शन दिए गए थे आपको 10, 20, 15, 30, तो इसका करेक्ट आंसर है 10%। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था 2016 बटा 4 प्लस 32 इंटू 3 इसका मान कितना होगा? अगेन गाइज यहाँ पे आप जो बोर्ड मास रूल है अप्लाई कर सकते हो। ब्रैकेट नहीं है पर बाकी की चीज जैसे कि डिवाइड है आपके पास, यहाँ पर प्लस है, एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, उसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 618 विच इज द करेक्ट आंसर। सोनू अकेले एक मैच को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। तो जब मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता रहता है, तो सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 87.5। अगला सवाल जो कि पूछा गया था वो है आपका वाद्य यंत्र से। तो गाइस पंडित रविशंकर जो कि हमेशा पूछे जाते हैं गाइस, बहुत अच्छे से इसको तो रट लो आप। पंडित रविशंकर के इस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं, तो गाइस वो एक सितार वादक थे। और इसके साथ एडिशनली आपको ये पता होना चाहिए कि पंडित रविशंकर जो हैं उनको सन 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कुछ अन्य सितार वादक मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो गाइज बुद्धादित्य मुखर्जी हुए, निखिल बैनर्जी हुए, शाहिद परवेज हुए, ये सारे ही आपके सितार वादक थे। तो ये तीनों नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सितार का आविष्कार किसने किया, तो वहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का योग जो था वो 87 था। तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। तो 6 वर्ष पहले जब 87 था तो प्रेजेंट में उनकी आयु वर्षों में आपको बतानी है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 21 वर्ष, 35 वर्ष और 49 वर्ष। यदि किसी ड्रेस का मूल्य रुपए 800 से घटाकर, गाइज ये है घटाकर 720 रुपए में बेची जाती है, तो 800 से घटाकर 720 रुपए में बेची जा रही है, तो उस ड्रेस मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी हो गई गाइज? तो उसकी जो प्रतिशत कमी है गाइज, यहाँ पे हमने देखा कितने रुपए का उसमें आ रहा है, 80 रुपए लेस में बेची जा रही है। तो जब आप 80 डिवाइड बाई 800 इंटू 10 करो 100 करोगे देन यू विल गेट द 10% विच इज द करेक्ट आंसर। जो 10% की जो प्रतिशत है वो कमी है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो गाइज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, विच इज द करेक्ट आंसर, जो कि आज इस समय में हमारे पड़ोसी देश हैं। तो गाइस एडिशनली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ बांग्लादेश और ये बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान से रिलेटेड, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए गाइस, 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान से भी बांग्लादेश अलग हो गया था।
बांग्लादेश की क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, राष्ट्रीय मुद्रा है टका, राजधानी है ढाका। इसके अलावा सार्क, सार्क जो है, गई सार्क जो है, इसकी जो स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ढाका में ही हुई थी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाता है ये स्थापना कब हुई थी, तो गाइस 1985 में हुई थी। इसके अलावा जो सार्क है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, वो काठमांडू में स्थित है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट, चीन की आधिकारिक भाषा हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, तो गाइस चीन की जो आधिकारिक भाषा है वो मंदारिन है। उसके बाद भूटान, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है, और जो भूटान की आधिकारिक भाषा है वो जोंगका है। तो गाइस ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से ध्यान कर लेना, रट लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन के आते हैं। अगला आपसे पूछा गया था बलबन का कार्यकाल किस वर्ष रहा था। तो गाइज बलबन जो था वो गुलाम वंश का था, और इसके हम शासनकाल की बात करें तो 1249 से 1286, और ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का ही एक शासक था। और इसका जो वास्तविक नाम था वो गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। तो गयासुद्दीन बाद में रख लिया था, लेकिन जो एक्चुअल नाम था वो बहाउद्दीन था। दिल्ली सल्तनत, ओके, इसकी बात हो गई है। और उसने सन 1265 से 1286 तक राज किया था। तो ये हो गया शासनकाल 1265 से 1286 तक, और वो न्यायप्रिय शासक था। ओके, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो गाइस हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वो देवराम साहनी जी ने की थी। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, गाइज आज के पेपर में देखने मिला था कि ट्रॉफीज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए थे, और वो किस खेल से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो गाइज ट्रॉफीज और मेडल्स और इनसे रिलेटेड, कप से रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पे है, मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। सो बात करें दलीप ट्रॉफी, तो गाइज दलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ओके, नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट कप, तो ऐसे कप जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है अक्सर, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज ईरानी कप जो है उसका संबंध क्रिकेट से है, डूरंड कप इसका संबंध फुटबॉल से है, फीफा कप इसका संबंध भी फुटबॉल से ही है, संतोष ट्रॉफी जो है आपका इसका संबंध भी फुटबॉल से है। बात करें फीफा की स्थापना, तो गाइज वो 1904 में हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो गाइज फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो था उसकी मेजबानी कतर ने करी थी। अगर आपसे पूछा जाता है विजेता टीम कौन सी थी, तो वो थी अर्जेंटीना, और जो प्लेयर था अर्जेंटीना का वो था लियोनेल मेसी। इसके अलावा 2022 के ही फीफा वर्ल्ड कप का जो उप विजेता कंट्री था वो था आपका फ्रांस, और जो विजेता प्लेयर था वो था काइलियन एम्बापे। ओके, नेक्स्ट है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल था। तो गाइज 1974 से 1978। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 वर्ष की तो है ही नहीं, है तो सिर्फ 4 वर्ष की है। तो गाइज हुआ क्या था, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल इस 78 तक ही क्यों रहा था। तो गाइज मार्च 1978 की बात है, जब जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही जो पांचवी योजना थी उसको समाप्त कर दिया था, और इसी चक्कर में ये 5 वर्ष की योजना जो थी वो 4 वर्ष में खत्म कर दी गई थी। इसके अलावा गाइज इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है, सारी जो 5 वर्षीय योजना थी वो कब से शुरू हुई थी, कब तक चली थी, और उनका क्या कार्यकाल रहा था। तो गाइज जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी जो थी वो आपकी 1956 से 1961 तक चली थी। तीसरी जो थी आपकी 1961 से 66 चली थी। फिर गाइस 66 के बाद हुआ क्या था, 3 साल का योजना अवकाश लग गया था, जिसके कारण 66 के बाद कोई योजना नहीं आई थी। फिर उसके बाद जब 1969 में वापस से उस योजना को लेकर आया गया, तो 1969 से 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, और अगेन गाइस 1974 से 78 पांचवी चली थी, जिसको भी जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने 4 वर्षों के पश्चात ही उसको समाप्त कर दिया था।
उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो गाइस 2016 में आई थी ये उज्ज्वला योजना, और ये भारत के जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं उनके चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने शुरू करी थी 1 मई 2016 को। तो डेट याद रखिएगा। और इस योजना के तहत, इस योजना के अंतर्गत जो गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे, ऐसा इस उज्ज्वला योजना में मेंशन्ड है। तो एलपीजी, क्योंकि हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, तो गाइस एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जल के पर्यायवाची पूछे गए थे, तो गाइस नीर, तोय, अंबु, उदक, पानी, जीवन, पय, पेय, आपू, मेघ पुष्प, अमृत, सलिल, वारी, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। जो भी ऑप्शन में गिवन हो दैट वुड बी द राइट आंसर। भारत कि कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो गाइस भारत में वर्तमान में अगर हम अभी की बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, जो कि है आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इससे पहले 7 हुआ करते थे, जब जम्मू और कश्मीर जो था वो राज्य ये भी एडेड था, लेकिन फिर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया था, जिससे जो राज्य का दर्जा था वो बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो थे, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो गाइस 20 अगस्त 1921। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी एवरी ईयर। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया? तो गाइस नोएडा में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इट इज रियली स्प्लेंडेड, जस्ट गो एंड विजिट वंस। वर्ल्ड कप 2023 कौन सी टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया। यमुना के सहायक नदियों के क्या नाम है? गाइस सहायक नदी से रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर लाइव है, आप देख लेना। टॉन्स, चंबल, हिंडन, बेतवा, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो गाइज अली अबू आबाद। और शास्त्रीय पियानो जो वादक हैं डेनियल बेरेन बोएम, इनको भी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 मिला था। डेविस कप 2023 किसने जीता था? इटली ने। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड है। वर्तमान में राजस्थान में कितनी संभाग हैं? कुल 10 संभाग मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था गाइज, तो मोहन यादव इज द करेक्ट आंसर। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को। मोर जंगल जामी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? उड़ीसा। खारे पानी की झीलों के नाम पूछे गए थे, तो गाइस सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का झील, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा खारे पानी की जो झील है, जैसे कि सांभर झील हुई, पचपदरा झील हुई, लुणकरण सर झील हुई, डिंडवाना झील हुई, ये सभी झीलें आपकी खारे पानी की झीलें हैं। गाइस यहाँ जिले लिख गया गलती से, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये झीलें हैं। ओके, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अपना का विलोम शब्द पूछा गया था, तो वो है पराया। यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? अभी हमने डिस्कस करी, उसमें चंबल भी है, तो चंबल इज द करेक्ट आंसर। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। जिसमें आगरा की स्थापना आपसे पूछी जाए तो वो 1904 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे सिकंदर लोदी। अब बात करते हैं कि कर्क रेखा जो कि 23.5 नॉर्थ से चलती है, वो किस राज्य से गुजरती है? तो कुछ ऐसे राज्यों के नाम जो कि कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है, तो वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में जो महानदी है उस पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। और जो महानदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, कटक शहर। और अगर आपसे पूछा जाता है जो कटक शहर है वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो गाइज कटक शहर इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि
जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में ही स्थित है। अगला सवाल, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में मुंबई में, जो कि उस जमाने में बंबई हुआ करता था। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो गाइस देयर इज दिस जाना पाओ की पहाड़ी, जहां से चंबल नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर नाम? एम के स्टालिन। पहला मुगल शासक भारत में कौन था और कब आया था? तो गाइस 1526 में सबसे पहले अगर कोई मुगल शासक आया था उसका नाम था बाबर, जो कि भारत में सबसे पहले आया था और उसने फिर भारत पर शासन किया था। राजस्थान राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, तो गाइस वो है भजन लाल शर्मा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो गाइस 1527। अनुच्छेद 260 और 51 और 54 ये तीनों आपसे पूछे गए थे। तो गाइस आर्टिकल 260 यानी कि अनुच्छेद 260 जो है वो आपका रिलेटेड है भारी मामलों में संघीय क्षेत्राधिकार से। आर्टिकल 51 के तहत आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है। 51A जो है वो मौलिक कर्तव्य देखता है और आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मेंशन है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वो है क्रिकेट। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो गाइस तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस दैट्स इट। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 10 जून के 2024 की पहली शिफ्ट के DSSS-B के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि जेल वाटर का एग्जाम हुआ है, वो हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। और यस, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों, यारों, परिवारजनों और पीयर्स वगैरह सबको शेयर कर देना, उनसे भी लाइक करवा लेना, चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और सेकंड वीडियो का अगर सेकंड शिफ्ट का अगर एनालिसिस चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस प्रेस कर दो, सो दैट हमें पता चल जाए दैट यू गाइज आर वेटिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच।